नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस की चर्चित क्लास करंट अफेयर्स की क्लास में। करंट अफेयर्स की दुनिया में करंट अफेयर्स की जितनी भी क्लास है उनके अंदर एक महत्वपूर्ण नींव के रूप में कदम रखने जा रहा है अपना शब्दवाणी क्लासेस, जहां पर करंट अफेयर्स के उस हर पहलू तक पहुंच रखने की कोशिश की जा रही है जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो, और उस सरल तरीके से, उस परिचित तरीके से अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के बारे में, ताकि प्रत्येक बच्चा सिर्फ इस आधे घंटे की क्लास के अंदर ही जो अपने करंट अफेयर्स के कुल 10 क्वेश्चन है उन 10 के 10 क्वेश्चनों को अपने दिमाग में सेट कर लें। क्योंकि बाद में आपको टाइम मिले या ना मिले, लेकिन अपने पढ़ाने का तरीका और आपके पढ़ने का तरीका बस शानदार होना चाहिए। चीज जो भी नई वस्तु होगी, जो भी नया करंट अफेयर्स होगा, वो आधे घंटे में आपके दिमाग के अंदर होगा। तो आज तारीख है 26 जून। 26 जून के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में थोड़ी विस्तार से भी चर्चा करेंगे, ताकि कई बार क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमारी पहुंच वहां तक भी होनी चाहिए। तो चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। और आज का अपना जो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर आयोजित 2 दिवसीय वस्त्र शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय वस्त्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो कहां पर किया गया? थीम क्या थी? वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र, मतलब अपने यहां से ज्यादा मात्रा में वस्त्रों का निर्यात करना और अच्छी क्वालिटी के वस्त्रों का निर्माण करना। तो इसके लिए वस्त्र शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में, नई दिल्ली में, सूरत में या अहमदाबाद में। बताइए कहां पर किया गया? तो वस्त्रों का शिखर सम्मेलन, और भारत का जो शिखर शहर आपको पता है, भारत का शिखर शहर कौन सा है? नई दिल्ली। तो वस्त्रों का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से दिख रहा होगा और आप जिन चीजों को मैं समझा रहा हूं वो आप आसानी से समझ भी रहे होंगे। तो कहां पर वस्त्रों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। कहां पर आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। चल इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन देख सकते हैं कि नई दिल्ली में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर 2026 का जो शिखर सम्मेलन उसका आयोजन हुआ। इसमें वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षाविदों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए भाग लिया है। अब इसमें प्रश्न कहां से आएगा? इसमें प्रश्न ये यहां से आएगा कि वस्त्र शिखर सम्मेलन 2026 में कितने अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक 100 अरब डॉलर। कितने अरब डॉलर? 100 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य रखा गया है वस्त्र शिखर सम्मेलन 2026 में। अगर बात करें केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है, तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री है वो श्री गिरिराज सिंह है। कौन है? श्री गिरिराज सिंह है। जिस प्रकार याद रख लेना कि वस्त्र अपने शरीर को ढकता है, अपने शरीर के बाहर क्या है? वस्त्र। उसी प्रकार गिर कहां पाई जाती है? अपन गिर किसे कहते हैं? अगर आप मारवाड़ी क्षेत्र से हो तो अपन जो तरबूज खाते हैं, जैसे अपन स्थानीय भाषा में मतीरा कहते हैं, उसके अंदर जो रेड रेड होती है उसे अपन गिर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिर। तो गिर का बाहर वाला खोल क्या है? उसका वस्त्र है। गिर का जो बाहर वाला जो खोल है वो उसका वस्त्र है। तो गिर के बाहर जो खोल है वो वस्त्र है। तो उसी प्रकार याद रखना गिरिराज सिंह क्या है? वस्त्र, केंद्रीय वस्त्र मंत्री है गिरिराज सिंह। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी उपयोगी भी है। तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित की गई पुस्तक वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी, एक पुस्तक का नाम है
वीआईपी वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नाम की एक पुस्तक है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। इसमें क्या है कि जो वीआईपी कल्चर है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर जब अपन घूमने जाते हैं तो अपन देखते हैं कि कितनी भी ज्यादा भीड़ हो, लेकिन जब कोई वीआईपी आदमी आता है तो उस भीड़ को एक साइड में धकेल दिया जाता है और सबसे पहले उस वीआईपी को जाने का रास्ता प्रदान किया जाता है। ये भारत में चला चला है। अगर कहीं पर बात कर दें, सड़क पे बात कर दें, अगर कोई वीआईपी गुजर रहा है तो वाहनों को रोक दिया जाएगा। अगर मंदिर में कई दर्शन के लिए जो दर्शनालु है उनकी लंबी कतार लगी है, लेकिन फिर भी अगर कोई वीआईपी आ जाता है तो उनको दर्शन, जो भगतगण है जो भीड़ में खड़े हैं, उनको रोक दिया जाता है और जो वीआईपी होता है उसको सबसे पहले दर्शन कराया जाता है। तो इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? नाबामा रेबिया, कैलाश सत्यार्थी, शिवराज सिंह चौहान या सुधा मूर्ति। तो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के लेखक ऐसे हैं जिनके नाम आसानी से नहीं बोला जा सकता। नाबाम रेबिया, नाबाम रेबिया नाम के व्यक्ति है, ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखिए, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस पुस्तक का विमोचन किसके, लेखक कौन है? इसके लेखक है पूर्व सांसद नाबाम रेबिया। कौन है? नाबाम रेबिया। और इसके एक सहयोगी भी थे इनके, संदीप कुमार। कौन है? संदीप कुमार द्वारा और नाबाम रेबिया द्वारा मिलकर यह पुस्तक लिखी गई और इसका विमोचन राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन से किया गया। यहां पर अपन देख सकते हैं कि इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किया जा रहा है। अब अगर अपन देखें कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो हाल ही में चर्चा में है और आपने जब करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ी एक नजर मार लेते हैं कि करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, पहला कै लास्ट कै दोनों ने मिलकर आया पहला कै। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। याद रखना, कै ज्यादा है तो कैलाश सत्यार्थी। फिर अपनापन, अपनापन पुस्तक के लेखक है शिवराज सिंह चौहान। अपन को अपनापन कब महसूस होता है? जब अपन भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं तो सब कुछ अपना ही अपना लगता है। तो शिव से याद रख लेना, अपनापन शिवराज सिंह। अपनापन पुस्तक के लेखक कौन है? शिवराज सिंह। कौन है? शिवराज सिंह, अपनापन पुस्तक के लेखक। फिर अगली पुस्तक है द सेज हु रीइमेजिड हिंदुज्म। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द सेज हु रीइमेजिड हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। याद रखना, शशि थरूर एक हिंदुज्म पर पुस्तक लिखी है। जो पहले के समय में राजपूत रानियां होती थी, जो राजपूत राजा होते थे, वो युद्ध लड़ते हुए अपने धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए अपना सिर कटा देते थे, अपने शीश को गंवा देते थे। तो याद रखना, हिंदुज्म के ऊपर शशि थरूर, शशि से याद रख लेना शीश। ओके, अगला क्वेश्चन, टाइड्स ऑफ द टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। एक पुस्तक है, टाइड्स ऑफ द टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनकी लेखक है वो सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति। फिर एक पुस्तक है विश्वगुरु श्रील प्रभुपादा पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वगुरु श्रील प्रभुपादा पुस्तक के लेखक है भूपेंद्र पटेल। तो भूप मिला लेना, नाम मिल जाएगा। विश्वगुरु श्रील प्रभुपादा पुस्तक के लेखक कौन है? भूपेंद्र पटेल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, भूपेंद्र पटेल। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह पुस्तक किसकी हो सकती है? किसी क्रिकेटर की हो सकती है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक है वो शिखर धवन है। कौन है? शिखर धवन है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक शिखर धवन। फिर एक पुस्तक है इंडियन रेनिसेंस मोदी डेकेड, इंडियन रेनिसेंस मोदी डेकेड पुस्तक के लेखक है वो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। कौन? ऐश्वर्या पंडित। फिर एक पुस्तक है द ग्रेट कंसाइलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक है वो संजीव चोपड़ा है। कौन है? अपने संजीव चोपड़ा है। ऐसे कैसे हो गया? हाँ ठीक है, सही हो गया।
द ग्रेट कंसाइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक संजीव चोपड़ा। तो ये प्रमुख पुस्तकें थी। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी थे। अपनापन शिवराज सिंह थे। द सेज हु रिमेज्ड हिंदुइज्म शशि थरूर थे। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद भूपेंद्र पटेल। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन। इंडियन रेनिसेंस मोदी डेकेड डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। और द ग्रेट कंसाइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक संजीव चोपड़ा। ये अपनी प्रमुख पुस्तकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना तीसरा क्वेश्चन है, भारत हब फॉर एग्रीटेच का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारती नाम का एक एग्रीटेच, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल भारत में खाद्यान्न का वितरण सुधारना, या फिर एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना, या फिर किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध करवाना, या फिर कृषि में केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो जो भारतीय है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप है उसको सशक्त बनाओ, और उसके बाद में जो निर्यात है उसको क्या दो, बढ़ावा दो। एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना, यह भारती का उद्देश्य है। यहां पर देख सकते हैं भारती का पूरा नाम क्या है, भारत हब फॉर एग्रीटेच रिजिलायंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। यह भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया हब और एपिडा के सहयोग से शुरू किया गया एक प्रमुख कृषि तकनीकी मंच है। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया जो हब है उसके द्वारा, और जो अपेडा है इन दोनों के सहयोग से शुरू किया गया भारती को। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, यह एग्री फूड निर्यात को बढ़ावा देने और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने पर केंद्रित है। अब इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें निर्यात को 2030 तक 50 बिलियन यूएसडी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक कितने बिलियन यूएसडी, 50 बिलियन यूएसडी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। याद रखना भारती के बारे में। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बालम खीरा आ गया है बालम जी के लिए, नाम है बालम खीरा। क्या, बालम खीरा और एक गराड़ू और एक है इंदौरी मालवी आलू, ये सब के सब बालम के लिए। बालम खीरा, गराड़ू, एक प्रकार का कंद, और इंदौरी मालवी आलू। आपको बताना है कि ये किस राज्य के प्रमुख उत्पाद है जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये किस राज्य के हैं, आपको इंदौर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो दिमाग लगा लेना चाहिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है बालम खीरा, गराड़ू और कौन, इंदौरी मालवी आलू। बालम खीरा, बालम हमेशा लड़ाई के मध्य में रहता है, मध्य प्रदेश, बालम खीरा और गराड़ू। ये देखिए यहां पर ये सेलाना का बालम खीरा है, ये इंदौर का मालवी आलू है, और यहां पर ये गरडू है। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के या अन्य क्षेत्रों के हैं। इनको हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया। अपन ने पढ़ा होगा तमिलनाडु के कांचीपुरम सिल्क, तंजावुर पेंटिंग, सेलम फैब्रिक को, उत्तर प्रदेश के बनारसी साड़ियां, लखनऊ चिकन और आगरा दुर्री को, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम, पैठानी साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल को, कर्नाटक में मैसूर सिल्क, कुर्ग ऑरेंज और धारवाड़ पेड़ा को, उत्तर प्रदेश में वाराणसी ब्रोकेड्स, मोरादाबाद पीतल को, ये उत्तर प्रदेश दो आ गए। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंगी चाय और बालूचरी साड़ी को, और केरल में अर्नमुला कन्नडी, पलकडन मट्टा चावल, इन सबको जीआई टैग प्रदान किए गए। बहुत सारे और भी है, लेकिन थोड़े बहुत मैं आपके सामने लेके आया। अगला क्वेश्चन, आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस स्टार वाला क्वेश्चन। आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस स्टार वाला क्वेश्चन आ गया है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहां पर स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में भारत का जो 3D प्रिंटेड एक कृत्रिम रीफ है मॉड्यूल है वो स्थापित किया जा रहा है।
किसके लिए स्थापित किया जा रहा है? जो समुद्र में रहने वाले छोटे मोटे जीव हैं, उनके कृत्रिम घर के रूप में एक ऐसा डब्बा बना के उसको समुद्र के अंदर रखा जा रहा है ताकि वो अपने आशियाने के रूप में उसका उपयोग कर सके। तो इस प्रकार का एक 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ है, उसको स्थापित किया जा रहा है। वो कहां किया जा रहा है? तमिलनाडु में, ओडिशा में, कर्नाटक में या केरल में? आपको बताना है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो कृत्रिम रीफ है मॉड्यूल, वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो वो कहां पर किया जा रहा है स्थापित, आपको यह बताना है। तो वो अपना तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ है, वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। याद रखना, कहां पर? तमिलनाडु। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट पर, कहां पर? तमिलनाडु का एक तट है रामनाथपुरम तट, वहां पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल समुद्री जैव विविधता को बढ़ाने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को पुनरुद्धार की एक अनूठी पहल है। मैं आगे यही ढूंढ रहा था कि क्या अगला चित्र ये है, शायद मैंने चित्र लिया था इसमें, पहले आपको बता देता हूं। ये अपना 3D प्रिंटेड मॉड्यूल है, इसको समुद्र के अंदर रखा जाएगा ताकि इनमें जितने भी ये बने हुए हैं, इनके अंदर जो जीव जंतु है वो अपना आश्रय ले सके। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समुद्री आवासों का पुनर्स्थापन, मछलियों की आबादी में वृद्धि और तटीय क्षरण को रोकना। मछलियों की आबादी में वृद्धि होगी और अन्य जो समुद्री जीव है उनका आवास रहेगा। इसके निर्माता कौन है? तो IIT मद्रास की एक समर्थित कंपनी है, स्टार्टअप त्वस्ता। क्या नाम है? स्टार्टअप त्वस्ता। उसके द्वारा इनका निर्माण किया गया। यह देख लिया। अगला अच्छा क्वेश्चन है आज का अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने शहरी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितनी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। हाल ही में जो राजस्थान सरकार है उसने शहरी परिवहन और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चलाने की घोषणा की है, और वो भी डबल डेकर। तो वो कितनी बसें चलाने की घोषणा की है? 25, 50, 75 या 100? तो मैं आपको बता दूं कि डबल डेकर बसें हैं वो 50 बसें, कितनी बसें? 50 बसें चलाने की योजना बनाई है। किस सरकार ने बनाई है? राजस्थान सरकार ने। किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अपन यहां देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने शहरी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। ये बसें विशेष रूप से पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और इन्हें प्रमुख पर्यटन शहरों में चलाया जाएगा। कौन कौन से शहरों में चलाया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। पुर महत्वपूर्ण शहर जो पुर है वहां पर डबल डेकर बसें चलाई जाएगी। इसके अलावा अपने भरतपुर भी है, सवाई माधोपुर भी है, लेकिन धौलपुर भी है, लेकिन महत्वपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 ही पुर है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो जयपुर और जोधपुर और उदयपुर में कितनी? 50 डबल डेकर बसें, कितनी? 50 डबल डेकर बसें हैं वो चलाने की योजना राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है। कितनी? 50 डबल डेकर बसें। थोड़ी बहुत और जानकारी देखें अपने प्रधानमंत्री जो ई बस सेवा योजना है उसके बारे में। ये देखिए डबल डेकर बस, नीचे भी है और ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है। यहां पर दरवाजा, एक दरवाजा यहां पर, एक दरवाजा यहां पर है। ये विकलांगों के लिए विशेष रूप से दरवाजा बनाया गया है। अब एक योजना थी PM ई बस सेवा योजना। आज से लगभग 2-3 दिन पहले बात की थी कि PM ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान के कौन कौन से जिले को इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई है। तो अपन ने पढ़ा था कि जयपुर और भीलवाड़ा को, किनको? जयपुर और भीलवाड़ा को उपलब्ध करवाई गई थी। अपन ने पढ़ा था कि जयपुर को 29 ई बसें और भीलवाड़ा को 18 ई बसें उपलब्ध करवाई गई है। और आने वाले समय में अजमेर में, अलवर में, कोटा में और बीकानेर में भी इन बसों का संचालन किया जाएगा। कौन सी बसें? जो अपनी ई बसें हैं उन बसों का संचालन किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत याद रखना, PM ई बस सेवा योजना। अगला क्वेश्चन आज का अपना 7वां क्वेश्चन, ये आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिना स्टार वाला, कि हाल ही में पशुपालन, डेयरी एवं गो पालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण का कहां से शुभारंभ किया है। अपन को पता है कि आज से लगभग 2-3 साल पहले किस प्रकार एक लंपी रोग आया था जिसमें हजारों
लाखों की संख्या में जो गौ माता थी वो मौत के घाट उतर गई थी। अब उससे गौ माता को आगे भी बचाने के लिए उस समय भी टीकाकरण चलाया गया था, टीकाकरण का अभियान चलाया गया था, और आज भी टीकाकरण का अभियान अब दोबारा शुरू किया, इसका द्वितीय चरण शुरू किया है। आपको बताना है कि इसके द्वितीय चरण का शुरुआत है वो जोराराम कुमावत द्वारा कहां से की गई? ब्यावर, नीमराना, खेतड़िया, पुष्कर। तो इसकी जो शुरुआत की गई वो ब्यावर से की गई। कहां से की गई? अपने ब्यावर अजमेर से। कहां से की गई? ब्यावर अजमेर से इसकी शुरुआत की गई। अब कितने टीके लगाए जाएंगे? तो देखिए, इसमें 2025-26 के दौरान 108.95 लाख टीके लगाए गए थे। कितने? 108.95 लाख। और 2026-27 के लिए 111.51 लाख, मतलब 111 लाख पशुओं को टीका लगाया जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लंपी स्किन को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण में कितने टीके लगाए जाएंगे? 111.51 लाख टीके लगाए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत होमोलोगस रांची स्ट्रेन लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की वैक्सीन, इस वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। नाम काफी लंबा है, होमोलोगस रांची स्ट्रेन लाइव एटेन्यूटेड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो किस प्रकार का है, कितने टीके लगाए जाएंगे? एकदम अच्छा, अपन वो कहीं पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या कहीं पर कोई सत्संग में जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि मेरे तरफ से 51 रुपए, मेरे तरफ से 11 रुपए, मेरे तरफ से 11,000 रुपए। उस प्रकार का नाम रखा गया, 111.51, है ना, एकदम मतलब धार्मिक। 111.51 लाख ये संख्या रखी गई है 2026-27 के लिए। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 8वां क्वेश्चन, आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दर्जा इसे दे देते हैं कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कोच अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? जो मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया, उसमें कौन सी फिल्म को अवार्ड दिया गया? गोल्डन कोच का। कौन सी? गोल्डन कोच का अवार्ड किसे दिया गया? सिल्वर फिल्म को, भारती और बीबो को, गोल्डन फिल्म को, या मसूर अदा नाम की फिल्म को? आप बताइए कि कौन सी फिल्म को गोल्डन कोच का अवार्ड दिया गया? गोल्डन कोच का अवार्ड गोल्डन फिल्म को नहीं दिया गया था। आपको पता है तो अपन ने भारती और बीबी के बारे में पढ़ा था, इसका विश्व स्तर का प्रसारण किया गया था इसी फिल्म महोत्सव में, जिसमें भारत की कुछ महिलाओं के बारे में, उनकी कहानियों को बताया गया है, तो याद रखना इसके बारे में भी। लेकिन जो गोल्डन कोच अवार्ड दिया गया है वो सिल्वर फिल्म को दिया गया है। किस फिल्म को दिया गया है? जो अपनी सिल्वर फिल्म है उसको गोल्डन कोच अवार्ड दिया गया है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर, आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन सा बन गया है? ऐसा कौन सा देश है जो पुराने जहाजों को रिसाइकल करके वापस उसी के पुर्जों से नया जहाज बना देता है? और ऐसा काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, मतलब सबसे ज्यादा जहाजों को, पुराने जहाजों से उन्हीं के पुर्जों का इस्तेमाल कर नया जहाज बनाने का काम सर्वाधिक किस देश के द्वारा किया जाता है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, रूस और चीन। तो देखो, कबाड़ से जुगाड़ सिर्फ एक ही देश लगा सकता है, कबाड़ से जुगाड़ सिर्फ एक ही देश लगा सकता है, और वो है अपना देश भारत। तो सबसे बड़ा रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन सा बन गया है? अपना देश भारत बन गया है। और भारत में भी इसका रिसाइकलिंग कहां किया जा रहा है? तो भारत में जहाज रिसाइकलिंग का मुख्य केंद्र है वो गुजरात में स्थित है। अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड है जो गुजरात में है, वहां पर जहाज की रिसाइकलिंग की जाती है। अब अगर बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसके अनुसार वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी है वो 35.4% है। विश्व में जितने भी जहाज रिसाइकलिंग किए जाते हैं उनमें से 35.4% जहाज है वो भारत में रिसाइकल किए जाते हैं। इस हिसाब से देखें तो विश्व में प्रत्येक 3 में से 1 जहाज रिसाइकल कहां पर किया जाता है? भारत में किया जाता है। हर तीसरा जहाज भारत में ही रिसाइकलिंग होता है। तो याद रखना, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी
कौन बने हैं। हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, जब ये समाप्त होगा तो कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 1-2 गोल अभी किए हैं, और उसके बाद में उसका नाम है, वो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में उभर कर आया है। तो फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। आप बताइए उनके द्वारा, या फिर मिरोस्लाव क्लोजे जर्मनी उनके द्वारा, किलियन मम्बापे फ्रांस के द्वारा, या रोनाल्डो जो ब्राजील के उनके द्वारा। आप बताइए कि किसके द्वारा सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो अपने हैं लियोनल मेसी। लियोनल मेसी कौन है? लियोनल मेसी। देखिए थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल 18 गोल कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप में कितने गोल कर दिए हैं? 18 गोल कर दिए हैं। 18 गोल के साथ में ये प्रथम स्थान पर है लियोनल मेसी। द्वितीय स्थान पर कौन है? तो 16 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोजे जर्मनी के। तृतीय स्थान पर कौन है? तो 16 गोल के साथ अपने किलियन मम्बापे फ्रांस के हैं, ये तृतीय स्थान पर हैं। उसके बाद में रोनाल्डो है, वो अपने चौथे स्थान पर है 15 गोल के साथ में। तो ये थे आज के अपने, शायद एक स्लाइड और है, देख लीजिए। ये है अपने लियोनल मेसी। फीफा विश्व कप 2026 विश्व कप में अब मेसी नंबर 1। मेसी ट्रैक्टर को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। मेसी मतलब जितना पुराना है वो इतना अच्छा है। तो ये अपने लियोनल मेसी और गोल करने में भी बड़े तेज हैं। 17वें गोल के साथ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे अधिक गोल 16 गोल थे और इन्होंने 17वां गोल करते ही सर्वाधिक गोल इनके फीफा वर्ल्ड कप में हो गए। लेकिन अब तक वर्तमान में इनके 18 गोल हो चुके हैं। तो ये थे आज अपने 26 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपने क्लास को पूरा देखा होगा। अगर एक बार में याद नहीं हुआ है तो इस क्लास को आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अपना जो यूट्यूब चैनल है शब्दवाणी क्लासेज, उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।